morning, guys. Once again, it's Kaushik here. We are discussing a topic of modern history. Yesterday, we have seen an era from 1914 to 1919, from release of Tilak and formation of Home Rule League to James Bond reform. Today, we will see or we will continue with our topic. लास्ट टॉपिक अपन ने चोरा चोरी इंसिडेंट्स पे शायद खत्म किया था, जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट भी खत्म हुआ था. ठीक है, चोरा चोरी इंसिडेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था 1922 में. आज हम 1924 एरा से 1930 गांधी जी 11 प्रपोजल वहाँ तक के देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अपन कंटिन्यू करते हैं 1924 में दो इंसिडेंट्स हुए थे. सबसे पहला एक जो मेजर मुद्दा था वो स्वराजिस्ट और नो चेंजर के बीच में चल रहा था कि इलेक्शन कंडक्ट करवाना है या नहीं करवाना. तो स्वराजिस्ट पार्टी के अंदर जो थे, स्वराजिस्ट पार्टी के अंदर जो पुराने लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी जैसे पुराने, जो CR दास, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ऐसे पुराने लीडर्स थे, उनका ये कहना था कि हाँ हमको इलेक्शंस कंडक्ट करवाना है. लेकिन जो स्वराजिस्ट थे जिसके अंदर वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बड़े बड़े लीडर थे, वो लोग कह रहे थे कि नहीं, इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाना है. इससे क्या होगा कि इससे ब्रिटिशर्स को और आज़ादी मिल जाएगी. लेकिन जो स्वराजिस्ट लोग रहते हैं वो इलेक्शन कंडक्ट करवा लेते हैं. वो खुद की एक पार्टी फॉर्म करते हैं जो होती है कांग्रेस खिलाफत पार्टी. ठीक है, अब इसमें एक चीज़ होती है, अब ये खुद की पार्टी तो फॉर्म कर लेते हैं, अब इसमें एक मिलिटियर नेशनलिज्म मूवमेंट होते हैं. इसमें दो मिलिटियर नेशनलिज्म मूवमेंट होते हैं. सबसे पहला जो मिलिटियर नेशनलिज्म मूवमेंट होता है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट फॉर्मेशन होता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो बनती है. ठीक है, ये बनाते सचिन सानियाल. इनका बनाने का मेन मुद्दा ये रहता है कि ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली इंडिया से खदेड़ के बाहर फेंकना है, फोर्सफुली. ठीक है, विथ वायलेंस. लेकिन गांधी जी वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ थे. ठीक है, तो गांधी जी इनको सपोर्ट तो करते नहीं है. इसके अलावा अपन एक 1930 के अंदर एक चितगौन आर्मरी रेड ट्रेजेडी हुई थी. ठीक है, जो सूर्य सेन जो एक हेड मास्टर रहते हैं वो उसमें मेन रोल प्ले करते हैं, जो वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं. वो अपन बाद में देखेंगे. सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अपन देखते हैं. हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय सचिन सानियाल. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया. 1925 में ही ये लोग क्या बोलते हैं, कांड कर देते हैं, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट्स कर देते हैं. ठीक है, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट्स में मतलब जो ट्रेन जा रही थी ब्रिटिशर्स की, जिसके अंदर बहुत सारा गोल्ड, पैसा, चांदी, हर चीज़ था, वो सारी चीज़ों को ये लोग लूट लेते. उसके अंदर राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बड़े बड़े लीडर्स शामिल होते हैं. उसके बाद में अब इसमें रीग्रुपिंग होती है 1927 और 1928 में. रीग्रुपिंग कैसे होती है, इसमें एक वर्ड ऐड हो जाता है सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन. ये चीज़ याद रखिएगा कि ये पार्टी किससे बनी है, ब्रिटिश नेशनलिज्म कब हुआ था, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट्स कब हुआ था, उसमें मेजर रोल पार्ट किसने प्ले किया था. ठीक है, उसके बाद में अब इसमें मैंने आपको बताया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन जाती है, HSRA. ठीक है, ये बनाते हैं अपने चंद्रशेखर आज़ाद. ठीक है, अब इसमें बड़े बड़े नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, भगत सिंह जैसे, सदगुरु जैसे, राजगुरु, सुखदेव. ठीक है, अब ये चीज़ हो गई. अब इनको जो भी प्रेरणा मिलती है वो मिलती है रशियन रिवॉल्यूशन, जो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड हिस्ट्री में अपन देखेंगे. रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1919 के अंदर. जो भी इनको प्रेरणा मिलती है, जो भी गाइडेंस मिलता है, जो भी चीज़ें सीखने को मिलती है, वो कहाँ से सीखते हैं लोग, रशियन रिवॉल्यूशन. अब इसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. 1926 के अंदर भगत सिंह पंजाब के अंदर एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम था पंजाब नौजवान भारत सेना, पंजाब PNBS, पंजाब नौजवान भारत सेना. उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे. इसमें अब मेन टॉपिक आता है साइमन कमीशन आती है भाई 1927 में. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जैसे कि आपने मॉडल मिंटो रिफॉर्म देखा 1909 के अंदर. ठीक है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म देखा, उसके बाद हमने जेम्स बॉन्ड रिफॉर्म देखा 1919 के अंदर. मतलब 10-10 साल में पार्टीज आ रही थी, ब्रिटिशर्स पार्टीज भेज रहे थे और इंडिया के अंदर चेंजेस करवा रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. ये भी 1930 के अंदर आना चाहिए थी. ये 2 साल 1929 के अंदर आनी चाहिए थी. मतलब देखिए 10 साल. 1909 में आया मॉडल मिंटो रिफॉर्म, 1919 के अंदर आया जेम्स बॉन्ड रिफॉर्म, 10 साल. 1929 के अंदर आना चाहिए था साइमन कमीशन, बट 1927 में साइमन कमीशन क्यों आया इतनी जल्दी? 2 साल पहले साइमन कमीशन लाने की क्या जरूरत थी? ये मेरा क्वेश्चन है. अगर आप लोगों को आंसर पता हुआ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, अब साइमन कमीशन है 1927 में. अब 1927 में जैसे ही साइमन कमीशन आती है तो साइमन कमीशन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते हैं, बट तिलक इसको अपोज करते हैं. लाला लाजपत राय इसको अपोज करते, सॉरी तिलक नहीं, लाला लाजपत राय इसको अपोज करते हैं. एंटी साइमन लॉ निकालते हैं. मतलब ऐसा होता है ना अपन आज़ादी की लड़ाई लड़ना, एंटी साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक. तिलक लाला लाजपत राय ये करते हैं, इसका अपोज करते हैं.
स्वैंडर क्या करता है उसके अंदर, स्वैंडर लाला लाजपत राय को मतलब लाठीचार्ज करवा देते हैं और लाला लाजपत राय की जिसके अंदर डेथ हो जाती है। सबसे मेन जो बड़ा मुद्दा होता है उसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। अब इसमें लाला लाजपत राय की डेथ होती है तो भगत सिंह, उसके बाद में जो HSRA के जो मेंबर्स होते हैं वो स्वैंडर को मारने का प्लान बनाते हैं और वो स्वैंडर को मार देते हैं। उसके बाद में अब इसमें अब भगत सिंह ये सोचते हैं कि यार अपन कब कब छुप छुप के वार करेंगे, तो भगत सिंह क्या करते हैं, भगत सिंह पार्लियामेंट के अंदर बम फेंकवा देते हैं। ठीक है, जो सिर्फ नॉर्मल एक साउंड बम होता है, ठीक है, उससे कोई अफेक्ट नहीं होता, सिर्फ ये दर्शाने के लिए हाँ इंडियंस में दम है, इंडियंस छुप छुप के वार नहीं करते, इंडियंस डायरेक्टली सामने से वार करते हैं। तो जब पार्लियामेंट में ये साउंड बम ये लोग फेंकवाते हैं तो पार्लियामेंट में 2 बिल्स के ऊपर मुद्दे चलते हैं। अब ये 2 बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्स के नाम याद रखिएगा, एक तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और एक पब्लिक सेफ्टी बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, पार्लियामेंट के अंदर 2 बिल के ऊपर डिस्प्यूट चलते हैं जब ये साउंड बम वहां पे फेंकवाते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। उसके बाद में अपन अब इसमें देखेंगे, इसमें भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर वो अपन बाद में देखेंगे उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है, फिर उनका कुछ केस लड़ते हैं, फिर उसके बाद में गांधी अर्बन पैक्ट के अंदर वो कुछ सजेशंस देते हैं कि भगत सिंह को आप जेल से छोड़ दिया जाए, बट ब्रिटिशर्स उसको नकार देते हैं। वो आगे के एरा में अपन देखेंगे जब 1930 के अपन आगे देखेंगे। उसके बाद में एक आर्मनी मैंने बताया चितगोन आर्मरी रेड ट्रेजेडी होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सूर्य सेन एक लीडर मतलब एक टीचर होते हैं। अब उनको समझ में आता है वो चीज़, तो वहाँ से जो भी ट्रेनें जाती है वो ट्रेन के पटरियाँ जो भी होती है स्लीपर्स वो सब तोड़ देते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ का सब लूट लिया जाता है, जो भी ब्रिटिशर्स उनको मार दिया जाता है, और उनको सबसे मेन बीना दास वहाँ के मैजिस्ट्रेट को शूट कर देती है, जो भी ब्रिटिशर्स वाइट गोरे लोग जो होते हैं उनको मार दिया जाता है। प्रतिभा समिता चंद्र, इसमें सबसे ज़्यादा वुमेन्स का योगदान होता है। ठीक है, इसमें ये लोग सिर्फ एक दिन के लिए फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करते हैं। उसके बाद में अपन इसमें देखेंगे साइमन कमीशन आई। साइमन कमीशन इंडिया को एक सुझाव देती है कि चलो ठीक है, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो हम तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तुम कुछ प्रोविजंस रखो, लेकिन प्रोविजंस ऐसे होना चाहिए जो हर इंडियंस फॉलो करें। ठीक है, तो इसका जो मेन चीज़ दी गई थी वो मोतीलाल नेहरू को दी गई कि ठीक है तुम रिपोर्ट प्रेजेंट करो। तो मोतीलाल नेहरू ने 11 से 12 रिपोर्ट पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे। उन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया मुस्लिम लीग का। तो इसके अंदर दिल्ली पैक्ट होता है, दिल्ली प्रपोजल जो जिन्ना बनाते हैं। इसके अंदर मुस्लिम्स ये बोलते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे उनको रहने दिया जाए, वहाँ से उनको हटाया नहीं जाए। फिर 1/3 रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन सेंटर प्रोविजन, 1/3 जो भी रिजर्वेशन है सेंटर प्रोविजन में मुस्लिम्स को दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को प्रोवाइड करना चाहिए। अब ये मुस्लिम्स तो अपनी चीज़ें रख दी। जब 1819 के अंदर हिंदू महासभा फॉर्म हुई थी, तो हिंदू महासभा भी वो चीज़ बोलती है कि यार हिंदू को मुस्लिम्स को दिया जा रहा है तो हिंदुओं को क्यों नहीं दिया जाए, हिंदुओं में क्यों डिफ्रेंसिएशन हुआ जाए। तो ऐसे डिस्प्यूट चलते हिंदू महासभा और मुस्लिम्स के बीच में। इस डिस्प्यूट को हटाते हुए नेहरू एक भी चीज़ नहीं अपनाते हैं, ना मुस्लिम्स की ना हिंदू की। वो खुद के प्रपोजल रखते हैं। खुद के प्रपोजल में ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डोमाइन स्टेटस देने का वादा करते हैं। उसके बाद में फेडरल स्ट्रक्चर देने का वादा करते हैं, डोमाइन स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, 19 फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट होती है वो उसमें आती है नेहरू रिपोर्ट में। उसके बाद में जॉइंट इलेक्टोरेट देने का वादा करते हैं, रेसिडुअरी पावर। ऑल द डिमांड्स ऑफ दिल्ली प्रपोजल वे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय नेहरू। जितनी भी डिमांड होती है दिल्ली प्रपोजल की, मतलब जो मुस्लिम्स रखते हैं और जो हिंदू महासभा वाले रखते हैं, वो कोई भी फॉलो नहीं करते कांग्रेस। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब ये चीज तो उन्होंने फॉलो नहीं की, सेम वही चीज ब्रिटिशर्स भी अलाउड नहीं करते। अब ब्रिटिशर्स ने इनको अलाउड नहीं किया तो अब ये क्या करेंगे, 1929 के अंदर इन्होंने क्या किया, लाहौर सेशन, सबसे मेन जो सेशन होता है उसके अंदर अपने आप को खुद को इंडिपेंडेंस दे दी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एज इलेक्टेड एज ए यंगेस्ट प्रेसिडेंट। पूर्ण स्वराज, मतलब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, 1929 लाहौर सेशन। ये सेशंस के नाम याद रखिएगा। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ था, नागपुर सेशन के अंदर। ठीक है, अब ये चीज हुई। अब इसके अंदर 26 जनवरी 1930, अब डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, इंडियन इंडिपेंडेंस फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग की गई थी इस दिन के अंदर। अब 1930 के अंदर गांधी प्रपोजल आता है, गांधी अपने 10 प्रपोजल रखते हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट ईयर के अंदर देखेंगे 1931 के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है दोनों के बीच में, जिसके अंदर कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करते हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जो होता है कराची सेशन के अंदर। थर्ड राउंड टेबल में भी कांग्रेस वहां से हट जाते हैं। फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चालू होता है, जिसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, जो नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में स्टार्ट होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।